बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान इकराम है। वेलकम टू अल्हम डायनामिक वर्ल्ड। बेटा, आज हम सेकंड ईयर का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, उसका नाम है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। यानी हाइड्रोजन की वजह से जो उसके एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पेक्ट्रम बनता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ अपनी तरफ से एजम्पशंस कर रहे हैं। एनर्जी जो है ना, लोअर स्टेट की जो एनर्जी है, हम उसको ई पी से शो कर रहे हैं। ई का मतलब एनर्जी, पी का मतलब लोअर शेल, ठीक है जी। इसी तरह एनर्जी इन द हायर स्टेट जो उसका ना ई एन से शो करें। ई का मतलब एनर्जी, एन का मतलब एक्साइटेड स्टेट या थोड़ी सी हायर स्टेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको पता है कि ये वाली जो एनर्जी है ई एन, क्योंकि वो हायर शेल में है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। ई पी वो लोअर शेल में है तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। इसलिए मैंने ई एन ग्रेटर देन ई पी लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई एन माइनस ई पी इज इक्वल टू एच एफ। इसके बारे में हमने पहले से पढ़ लिया हुआ है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट, तो क्या होगा, फोटोन रिलीज होगा जिसकी एनर्जी एच एफ होगी, ठीक है जी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ फ्रीक्वेंसी। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने ये कहाँ पढ़ा हुआ है, आपने जो क्वांटाइज्ड एनर्जीज वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने एग्जैक्ट ये रिलेशन जो है ना डिराइव किया था। ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई एन स्केयर। ई नॉट की वैल्यू भी आपको याद होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड जो ई पी है, अब ये देखें, ये किसका हमने लेट किया हुआ है, हायर शेल, यानी जिसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ये किसकी बात हो रही है, जिसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, ये अगर आपने ई एन निकालना है तो आपने यहाँ पे एन स्क्वेयर लिखा हुआ है। अगर आपने ई पी निकालना है तो यहाँ पे आप पी स्क्वेयर लिख देंगे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ई एन और ई पी दोनों की जो वैल्यूज हैं वो आपने इस इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर 1 में ई एन की जगह उसकी वैल्यू, ई पी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यूज पुट कर दिए। ये जो है ना माइनस ई नोट बाय एन स्क्वेयर पहले लिख दिया, ये माइनस फार्मूले का है, और ई पी की जो वैल्यू है माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, वो यहाँ पे लिख दी, इज इक्वल टू किसके आ गया, एच एफ के। अब यहाँ से क्या हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ से दोनों तरफ से माइनस और ई नोट, माइनस और ई नोट दो जो चीजें हैं, यानी माइनस और ई नोट दोनों कॉमन ले लिए। नीचे जो है ना अंदर क्या बच गया, ब्रैकेट में 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय पी स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू एच एफ। राइट साइड बिल्कुल सेम टू सेम। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, आपने एक फार्मूला पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेवलेंथ में। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के फार्मूले के अकॉर्डिंग, हमने पहले भी लिखा हुआ था। तो f क्या है, किसके इक्वल है, c बाय लैम्डा के। c के स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या, वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रम। एच सी बाय लैम्डा हो गया यहाँ पे। अब इसके नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया, ये जो माइनस है इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये जो माइनस वाली टर्म है, नेगेटिव टर्म 1 बाय पी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, वो मैंने लेफ्ट साइड लिख दी। और यहाँ पे 1 बाय एन स्क्वायर वाली जो टर्म है ये क्या है, पॉजिटिव, तो वो इस माइनस की वजह से आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विद द माइनस साइन वो क्या हो जाएगी, माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, ठीक है जी। तो आपके पास ये जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। पहले यहाँ पे 1 बाय एन स्क्वायर लिखा हुआ था, 1 बाय पी स्क्वायर बाद में था, यहाँ पे 1 बाय पी स्क्वायर पहले आ गया, 1 बाय एन स्क्वायर बाद में आ गया, इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ये मैंने दो स्टेप्स इकट्ठे किए, एक तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा क्या किया, यहाँ से जो एच सी है जो कि ऊपर लिखा हुआ है, न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, आपने इसको दूसरी तरफ ले गए और दूसरी तरफ ई नोट के नीचे जाके वो क्या हो गया, डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है जी। ई नोट डिवाइडेड बाय एच सी, और बाकी जो है ना इसमें क्या किया था, आपने माइनस को कॉमन लिया था, 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। तो इस लिहाज से आपके पास जो रिलेशन बनता है, इस चीज को मैंने, ये जो 1 बाय लैम्डा उसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, और ये जो आपके पास ई नोट बाय एच सी है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, आर एच। आर एच क्या होता है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली, लेकिन वो मैं अभी बाद में आपको बताता हूँ। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, आर एच, रेडबर्ग्स कांस्टेंट लिख दिया। 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर सेम टू सेम आ गया। और लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 1 बाय लैम्डा। आप इस रिलेशन से वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो। अगर आप इसकी वेवलेंथ फाइंड करें, ये क्या है आपके पास, लोअर शेल, ये हायर शेल, तो ये अभी कोई फिक्स नहीं है। जैसे अगर आप इस तरह कर लेंगे 3 से 2 पे शिफ्ट हो रहे हैं, 2 से 3 शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा, उसका ना वेवलेंथ का पैटर्न बनता जाएगा। इसी तरह आप
इसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ से वेवलेंथ से आप फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हो। तो कर करा के आपके पास एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल, जरूरी नहीं कि वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाए, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि नीचे से ऊपर भी जाए या ऊपर से नीचे भी आए, दोनों केसेस में क्या होगा, वेवलेंथ लाजमी होगी, ठीक है जी। वेवलेंथ मिट होगी, उसके वजह से स्पेक्ट्रम बनेगा। उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है जी, क्योंकि ये हमने जो यूज किया वो किसके लिए, कौन सा एटम यूज किया, हाइड्रोजन किया। रेडबर्ग कांस्टेंट पे आ जाए, आपने ई नोट बाय एच सी की जगह आर एच लिखा है। ई नोट की वैल्यू 13.6, ठीक है जी। एच की वैल्यू आपको याद है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी की वैल्यू भी आपको याद है। दोनों वैल्यूज, तीनों वैल्यूज आप पुट करें, सोल्व करें, आपका जो आंसर है वो ये कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हमने क्या बोला है, रेडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ पे ये वैल्यू को जितना याद रखना है उतना इस यूनिट को भी याद रखना है, ठीक है जी। 1 बाय वेवलेंथ है, 1 बाय लैम्डा है, तो 1 बाय लैम्डा, लैम्डा का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो 1 बाय मीटर इज इक्वल टू पर मीटर, ठीक है जी। ये तो एक छोटी सी डेरिवेशन थी, दोबारा से थोड़ा सा देख लें। लोअर स्टेट पे ईपी, हायर स्टेट पे ईएन, ईएन ज़्यादा है ईपी से, ये इक्वेशन आपको पहले से पता है। ईएन की वैल्यू आपने निकाली क्वांटाइज्ड एनर्जी वाले टॉपिक से, ईपी की वैल्यू आपने निकाली क्वांटाइज्ड एनर्जी वाले टॉपिक से। वैल्यूज़ आपने पुट की हैं, कॉमन लिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, कर करा के आपने जो एफ है उसको जो है ना वो वेवलेंथ में भी कन्वर्ट किया। वहां से आपने सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ को साइड पे कर लिया, ठीक है जी। बाकी जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बन गई थी वो एक कांस्टेंट के इक्वल होती है जिसका नाम रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू ये होती है। बाकी आपके पास ये रिलेशन बन गया जिसको अगर आप सोल्व करें, थोड़ा सा आप इनकी वैल्यूज पुट करते जाएं कंटिन्यूसली, तो ये क्या बनेगा, एक स्पेक्ट्रम बनेगा। और किसका बनेगा, ये हाइड्रोजन का, ठीक है जी। अब हमारे पास जो सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है इनर शेल ट्रांजिशंस, ठीक है जी। यानी शेल के अंदर जो लोअर पोर्शन होता है वहां पे कुछ क्या होगी, तब्दीलियां होंगी। एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, और क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज मतलब वहां से कुछ एक्सरेज जो है ना वो रिलीज होंगी। सबसे पहले ये 3 पॉइंट जरा गौर से देखिएगा कि हाइड्रोजन और जो लाइटर एलिमेंट्स, यानी हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट है और इसके बाद जितने भी लाइटर हैं, ठीक है, जो कि हैवी नहीं है, वो क्या करते हैं, कौन सी जो एमिशन है वो करते हैं, वो इंफ्रारेड में एमिशन यानी उस रीजन में एमिशन रिलीज करते हैं, या तो विजिबल रीजन में या तो अल्ट्रावायलेट, ठीक है, मैक्सिमम क्या अल्ट्रावायलेट। लेकिन जो हाइड्रोजन या लाइटर एलिमेंट्स हैं वो एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये गौर से देखिएगा, ये एमसीक्यू आता है कि लाइटर एलिमेंट जो है ना क्या वो एक्सरेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी किन में होती है, हैवी एलिमेंट्स, जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर सकते हैं, एक्सरेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जिस एलिमेंट को, जो हैवी न्यूक्लियस आपने सेलेक्ट करना है, उसका क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर जो है ना वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने के साथ साथ उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बर्दाश्त भी कर सके, ठीक है जी। तो हैवी एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वो क्या कर सकते हैं, एक्सरेज इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे एक प्रोसेस बताया गया है, यहाँ पे जिस एलिमेंट की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जिसका एलिमेंट का ज़्यादा एटॉमिक नंबर होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, उसको मोस्टली जो फॉलो करता है वो एक ही एलिमेंट है, वो है टंगस्टन एलिमेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक में आपके लिए कौन सा यूज़ किया उन्होंने, टंगस्टन एलिमेंट जो है ना, टंगस्टन मटेरियल वो यूज़ किया है। क्या ये सारा सिस्टम क्या है, आपके पास एक कैथोड है, एक एनोड है। जो कैथोड है उसको हमने क्या किया हुआ है, फिलामेंट के थ्रू हीटअप किया हुआ है। फिलामेंट को आप जो है ना बैटरी के जरिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, आपके पास एक एनोड है, एनोड के यहाँ पे इस साइड पे क्या लगा हुआ है, टंगस्टन मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है। टंगस्टन की डिस्क जो है ना इसके साथ वो जोड़ी हुई होती है। ये क्या है, ये कूलिंग वायर्स होती है, इसके ज़रिए जो भी यहाँ पे हीट होती है उसको थोड़ा सा आप रिलीज़ कर लेते हो, मतलब कि सिस्टम को ज़्यादा हीटअप नहीं होने देते। और इस सारे सिस्टम को आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड की हुई है, ठीक है जी। हमारा जो असल मकसद है वो क्या है कि आपको पता है कि फिलामेंट का काम क्या होता है,
कैथोड को हीटअप करना, फिलामेंट का काम है कैथोड को हीटअप करना। फिलामेंट हीट प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करेगा? कैथोड को। जब कैथोड को हीट प्रोवाइड होगी तो कैथोड को नॉर्मल हीट नहीं मिलती, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की हीट मिलती है। तो इतनी ज़्यादा हीट होती है कि उसकी वजह से क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं कैथोड के वो फट जाते हैं। आपने इस प्रोसेस को नाम दिया था थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है जी, आपने इस प्रोसेस को पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और इससे पहले भी आपने जिक्र किया था इसके बारे में। थर्मियोनिक एमिशन से क्या होगा कि कैथोड जो है ना वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का हीटअप होगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और जो दूसरे यानी एटम्स हैं वो फट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिलीज होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होंगे, यहाँ से क्या है आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। ठीक है जी, ये रिलीज होने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो किधर को जाएंगे? जाएंगे किस पे? कैथोड पे जाएंगे। कैथोड पे रास्ते में क्या लगा हुआ है? टंगस्टन। अब जब ये मटेरियल यानी जब ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, जब ये पार्टिकल्स जो हैं ना इधर जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम कोई एक लेट कर लेते हैं, ठीक है जी, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये टंगस्टन मटेरियल के साथ टकराएंगे। ठीक है जी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पे आपने क्रिएट किए हैं काफ़ी सारे, ठीक है, थर्मियोनिक एमिशन की वजह से ये क्रिएट हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये टंगस्टन के ऊपर गिरेंगे। टंगस्टन के मटेरियल के टंगस्टन के जो एटम्स हैं उनके साथ टकराएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे पैदा होंगी एक्सरेज। यहाँ से क्या पैदा होगा? एक्सरेज। वो कैसे पैदा होगी वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, लेकिन अभी आपने क्या ज़हन में रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जितने भी आ रहे हैं इनके साथ टकराएंगे। ठीक है जी, ये सारे इनके साथ टकराएंगे और यहाँ से फिर आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिल रही हैं बेटा जी एक्सरेज मिल रही है। ठीक है जी, ये आपको यहाँ से एक्सरेज मिलेंगे और इन एक्सरेज को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोलते हैं। ठीक है जी, अब ज़रा गौर से ये बात सुनिएगा कि ऐसा क्या होता है कि टंगस्टन को मटेरियल को आपने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हीटअप कराया तो उससे क्या हो गया? एक्सरेज रिलीज हो गई। वो इस वजह से हो रहा है, ये मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये शेल्स आपको बताए गए हैं, आपकी बुक में जो डायग्राम बनाई गई है वो सर्कुलर फॉर्म में बनाई गई है। आप चाहे तो उसको देखें चाहे इसको देखें, बात एक ही है। ठीक है, के शेल है, एल शेल, एम एन ओ। ठीक है जी, के शेल में आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं? 2। ठीक है जी, कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यहाँ पे 8 होते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ती जाती। तो अभी जो बिल्कुल करीब वाले जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब वाला शेल है वो कौन सा होता है? के। और के में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल टाइटली बाउंड हुए पड़े। ठीक है जी, वो बिल्कुल उसके साथ क्या हुए? जुड़े हुए। तो उनको निकालना असल में आपने क्या कराना है? इनर शेल ट्रांजिशन। ये क्या है? इनर शेल्स है, ये क्या? आउटर शेल्स है। तो आपने यहाँ पे ट्रांजिशन करानी है, आपने यहाँ पे नहीं करानी। तो इनर शेल ट्रांजिशन के लिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको निकालना। ठीक है जी, अब इनको निकालना बड़ा मुश्किल इस वजह से है क्योंकि न्यूक्लियस के साथ ये बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, इनको निकालना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना बिल्कुल साथ में न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। अब आपने करना क्या है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल कोई एक इलेक्ट्रॉन आपने लेट किया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है जब वो इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो एक्सरेज पैदा होती हैं। वो क्या है कि यहाँ से आपने कोई इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ से पैदा होके कैथोड से पैदा होके बाय द हेल्प ऑफ फिलामेंट वो कहाँ जा रहा है? टंगस्टन के पास जा रहा है। ये वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो एनर्जी है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसके साथ फॉर एग्जांपल ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसको आपने यहाँ से डिस्पैच करना है, आपने यहाँ से इसको निकालना है। तो आपने ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है आपने इसके ऊपर क्या करा देना? स्ट्राइक करा देना। जब ये यहाँ से स्ट्राइक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब और ये वाला भी क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। मतलब कि वो टकरा के उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो यहाँ पे क्या पैदा हो गया? यहाँ पे हो गया होल क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे क्या पैदा हो गया? होल क्रिएट। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्रिएट हो गई। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रॉम द एल शेल भी आ सकते हैं। ठीक है जी, वो फ्रॉम द एम शेल भी आ सकते हैं, वो फ्रॉम द एन शेल भी आ सकते हैं। ठीक है जी, दोबारा से देखिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पे इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को जब आपने बहुत ज़्यादा
फोर्स के साथ, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ इसके साथ स्ट्राइक कराया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे क्या पैदा हो गया, वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए L से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, M से भी आ सकता है, N से भी आ सकता है, O से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता। अब हुआ क्या देखें, ये कौन सा शेल है, इनर शेल, ये कौन सा शेल है, आउटर। इनर शेल में अब क्या पैदा हो रही है, ट्रांजिशन, तब्दीली पैदा होगी। क्या पैदा होगी बेटा जी, तब्दीली पैदा होगी। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल यही है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो हुआ क्या, ट्रांजिशन पैदा हो गई। इसे हम बोलते हैं इनर शेल ट्रांजिशंस। ठीक है जी, इन्हें क्या बोलते हैं, इनर शेल ट्रांजिशंस। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ से भी आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, हो क्या रहा है, इनर शेल ट्रांजिशन हो रही है। जो इनर शेल्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी है वो क्रिएट हुई थी, वहाँ से वो फिल भी हो गई। ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं इनर शेल ट्रांजिशंस। ठीक है जी, अब जरा गौर से बात ये सुनिएगा कि यहाँ से फिर ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे निकलेंगी। वही मैंने आपको बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराएगा एक्सरेज तो निकलेंगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिएगा कि जब ये ट्रांजिशन होगी, इनर शेल ट्रांजिशन होगी, जब भी इनर शेल ट्रांजिशन होगी तो यहाँ से क्या होगा, फ्रॉम हायर शेल, आपको पता है हायर शेल से लोअर शेल पे, हायर शेल से लोअर शेल से जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो उसमें से क्या निकलता है, फोटोन रिलीज होता है ऑफ द एनर्जी HF। तो यहाँ से क्या होगा बेटा जी, एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और जिसकी एनर्जी कितनी होगी, HF। ठीक है, यानी यहाँ से फोटोन रिलीज होगा। ठीक है, ये जो फोटोन्स रिलीज हो रहे हैं इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी, वो किस रेंज में लाई करती है, वो लाई करती है इन द रेंज ऑफ एक्स रेज। तो यहाँ से जो पैदा हो रही हैं रेज, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्स रेज बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुई, उसको फिल करने के लिए हायर शेल से लोअर शेल तक कौन शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो उससे क्या होगा, फोटोन रिलीज होगा। उस फोटोन की जो एनर्जी है वो किस रीजन में लाई करेगी, एक्स रेज में। ना वो इंफ्रारेड, ना अल्ट्रावायलेट, ना विजिबल में कहाँ जाएगी, एक्स रेज में जाएगी। ठीक है जी, अब इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोल रहे हैं। हम इसे कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर मटेरियल की डिफरेंट होगी। टंगस्टन की जगह आप कोई और मटेरियल यूज़ करें, उसकी जो एक्सरेज की स्ट्रेंथ होगी वो कुछ और होगी, टंगस्टन की कुछ और होगी, इसके अलावा कुछ और। ठीक है जी, डिफरेंट होगी हर मटेरियल की। तो यहाँ से क्या पैदा हो रही है, एक्सरेज। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा L से ही इधर को शिफ्ट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जैसे मैंने बताया M से लेके जो है ना K तक शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ से भी क्या हो सकता है, यहाँ से भी फोटोन जो है ना वो रिलीज होगा, जिसकी जो रेंज होगी वो किस में होगी, एक्स रेज में होगी। ठीक है जी, ये इनर शेल ट्रांजिशंस हैं, क्योंकि इनर शेल्स में क्या हो रहा है, वैकेंसी पैदा हुई, उसको फिल हुआ, वहाँ से फिर क्या होगा, वो जो शिफ्टिंग हुई है उसे क्या बोलते हैं, इनर शेल ट्रांजिशन। और वहाँ से जो फोटोन निकला जिसकी एनर्जी जो है ना वो किस रीजन में लाई कर रही है, एक्सरेज वाले रीजन में। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ से क्या निकल रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज निकल रही। ठीक है जी, आप ज़रा गौर से बात सुनिएगा। नीचे हमने थोड़ा सा देखना है कि L से शिफ्ट हो तो क्या होता है, M से शिफ्ट हो तो क्या होता है। ठीक है जी, अब ज़रा देखिए ये जो लाइन है ना, इसका मतलब क्या है, के लिखा हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पे वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, इसको फिल करने के लिए यहाँ तो L से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, या M से या N से। ठीक है, O से भी हो सकता है। हम इसे क्या बोल रहे हैं, के अल्फा। के अल्फा जो है ना आपके पास कब क्रिएट होगा, कब पैदा होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द L शेल, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द L शेल वो कहाँ पे शिफ्ट हो, टू द K शेल। ठीक है जी, L शेल से वो कहाँ शिफ्ट हो, K शेल में शिफ्ट हो, तो आपके पास जो एनर्जी रिलीज होती है वो HF K अल्फा। ठीक है जी, K अल्फा मतलब कि आपने बता दिया कि ये वाली लाइन है। ठीक है, अब K बीटा किसे बोलते हैं, K क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, K पे। अब अल्फा क्यों बोला वो मैं बीटा लिखने के बाद आपको बताता हूँ। बीटा कैसे होगा, जब आप M से डायरेक्ट K पे आओ, आप M से L पे नहीं, M से डायरेक्ट कहाँ पे आओ, K पे आओ। M से ये आपके पास M है, यहाँ से आप कहाँ चले गए हो, K पे चले गए हो। ठीक है जी, M से आप K पे चले गए हो डायरेक्ट, तो ये होगा बीटा। अगर आप जो है ना L से K पे आ रहे हो अल्फा, M से K पे आ रहे हो तो बीटा। अब अगर N से आप K पे आ रहे हो तो वो कौन सा होगा, गैमा। ठीक है जी, ये क्या है, EN - E K। आ कहाँ रहे हो आप, K पे, इसलिए आपने इसको
के का नाम दिया। कहाँ से आ रहे हो, अगर एल से आ रहे बिल्कुल कंसेक्यूटिव वाले से आ रहे, बिल्कुल ऊपर से आ रहे हो तो अल्फा, अगर उससे जो ऊपर वाला है उससे भी ऊपर वाले से आ रहे हो तो बीटा, जब एंड वाले से यानी काफी दूर वाले से आ रहे हो तो वो क्या होगा, गैमा होगा। ठीक है जी, ये देखिएगा ये क्या लिखा है मैंने, रिलेशन लिखा है, किसका लिखा है कि जो के गैमा होती है ना, एनर्जी का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। के गैमा की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है किससे, बीटा की जो एनर्जी है वो क्या होगी, गैमा से कम होगी, और जो अल्फा है उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। इन शॉर्ट अगर मैं इसको लेट करूं, ओ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो उसकी जो एनर्जी रिलीज होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, अगर एल से के पे इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी एनर्जी जो है ना वो सबसे कम होगी। ठीक है जी, ये किस टर्म्स में लिखा है, किस तरह लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में लिखा हुआ है, एनर्जी का रिलेशन लिखा हुआ है। अब जैसे ये के सीरीज है ना, आपकी बुक में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि के सीरीज इसी तरह एल सीरीज भी हो सकती है। अब एल का मतलब क्या होगा, जो वैकेंसी है वो कहाँ क्रिएट होगी, यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे मतलब एल वाले जो आपके पास शेल है वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी। अब देखिएगा HF LA, ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से आएगा, पहली चीज के से तो नहीं जा सकता, ठीक है जी, ऊपर नहीं जाएगा। M से फॉर एग्जाम्पल M से कहाँ चला गया, कहाँ आ गया, E L पे आ गया। ठीक है जी, M से कहाँ चला गया, L पे आ गया, तो वो क्या होगा, L अल्फा। ठीक है जी, यानी कि बिल्कुल कंसेक्यूटिव से आ रहा है। अगर ये तो यहां से आया था, फॉर एग्जांपल यहां से आ रहे हो आप, ठीक है जी, N से, यानी कंसेक्यूटिव नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। N से अगर आप आ रहे हो L पे तो ये क्या होगा, L बीटा, और N गैमा क्या होगा, माइनस E। ठीक है जी, L क्यों बोल रहे हैं हमें, क्योंकि L पे ही आ रहा है वो। ठीक है जी, वो कहां पे आ रहा है, L शेल पे आ रहा है। अगर M से आ रहा है तो अल्फा, N से आ रहा है बीटा, O से आ रहा है तो वो गैमा। ठीक है बेटा जी, ये आपके पास के सीरीज है, ये आपके पास क्या है, एल सीरीज। जो के सीरीज की एनर्जी होती है ना वो हमेशा, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जो के सीरीज की एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, एल सीरीज से ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जो के वाले हैं वो क्या है, ज्यादा इनर वाले हैं। ठीक है जी, वो ज्यादा करीब हैं किसके, न्यूक्लियस के। जो एल वाले हैं वो थोड़े से दूर। ठीक है जी, तो अगर एक चीज है कि जैसे मैंने ये के का रिलेशन बनाया, इसी तरह आपने जो एल सीरीज का रिलेशन है वो मुझे आपने बताना है वो किस तरह होगा। क्या वो ऐसा ही होगा, यानी एल गैमा ग्रेटर देन एल बीटा ग्रेटर देन एल अल्फा होगा, या कुछ और होगा, ये मैंने आपसे चेक करना है जब भी आप आएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक था। करना क्या है इसमें, आपने जो है ना एक्सरेज के बारे में देखना है। हाइड्रोजन यानी लाइटर नहीं क्रिएट कर सकते, जो हैवी हैं वो कर सकते हैं। टंगस्टन वो मटेरियल है जो इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे टंगस्टन का जिक्र है। ये मैंने आपको बताया है, आपकी बुक में ये सर्कुलर फॉर्म में बताया गया इन द फॉर्म ऑफ शेल्स। आपने देखना वही है, तरीका वही है, आपने बस कॉन्सेप्ट लेना है। ठीक है जी, इसके अलावा ये लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, के लाइंस कैसे पैदा होती हैं, एल लाइंस पैदा कैसे होती हैं, और ये ट्रांजिशन कैसे हुई, और किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी एनर्जी कम होती है। उम्मीद है कि आपको जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं से भी कोई भी इशू होगा तो काइंडली मुझसे आप पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।